दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक हेनरी पापियोन नाम के बंदे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जो बार बार जेल से भागने की कोशिश करता है और हर बार पकड़ा जाता है, जिसमें हर बार उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है ताकि वो आशावादी से निराशावादी बन जाए, ताकि जीते जी वो कभी जेल से बाहर निकलेगा उसकी उम्मीद छोड़ दे। पर वैसा होता नहीं। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस 1931 से, जहां हम हेनरी नाम के एक चोर को देखते हैं जो फिलहाल किसी की तिजोरी लूट रहा है। जो लूटनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तो वो अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से फटाफट सटासट रिपट लेता है और एक पार्टी में पहुंचकर अपने बॉस से मिलता है, जिसको वो उस तिजोरी से लूटे हुए हीरे देता है और बॉस बदले में उसको हिस्से के तौर पर 10,000 फ्रैंक देता है। फिर बॉस उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसे दबा दबा के मार खिलाई जा रही थी, क्योंकि उसने बॉस के साथ गद्दारी जो की थी। कहता है, तू कभी ऐसा मत करना वरना तेरा भी हाल ऐसा ही होगा। जिस बावली गींड की बातों पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो बार डांसर है। पर हेनरी उससे प्यार करता था और वो भी उससे प्यार करती है। हेनरी उसे एक हीरे का नेकलेस देता है और कुछ हीरे भी देता है, जो वो तिजोरी से चुरा कर लाया था, पर उसने वो अपने बॉस को नहीं दिए थे, कुछ अपने लिए बचा लिए थे। बॉस का खास आदमी जो उसी बार में झक मार रहा था, वो गर्लफ्रेंड के हाथ में हीरे का नेकलेस देख लेता है और ये बात जाकर उसे बता देता है। हेनरी पूरी रात शराब पीता है, मौज मस्तियां करता है और सुबह तक गर्लफ्रेंड की रेल बना देता है, जो उसके सामने एक फरमाइश रखती है। कहती है, मुझे एक घर चाहिए रूरल एरिया में, जहाँ चारों तरफ खेत ही खेत हो, शांति का माहौल हो। हेनरी पूछता है, मेरी जाने मन, मेरी जाने जिगर, ये तो बता हम वहाँ करेंगे क्या, क्योंकि चुराने के लिए वहाँ झाट का बाल भी नहीं होगा। वो कहती है, चूतिए जरूरी है क्या चोरी करनी, हम नौकरी भी तो कर सकते हैं। हेनरी बताता है, कल रात तू जानती है मैंने कितने पैसे कमाए, जितने हमारे देश का सबसे अमीर आदमी एक साल में कमाता है उतने। मुझे तू बस 6 महीने का टाइम दे, मैं बहुत सारे पैसे बना के यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब उनकी गुफ्तगू चल ही रही थी कि तभी ठक 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 ठक, दरवाजा खोल, बहन चौक किराया लेने आया हूँ। जिस पर हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके साथ छीना झपटी हो जाती है। उसे 2 पुलिस वालों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछता है, सालो किस खुशी में गिरफ्तार कर रहे हो तुम मुझे? वो बताते हैं, रोलैंड के कत्ल के जुर्म में, जो वही आदमी है जिसको कल रात उसका बॉस कूट रहा था। हेनरी कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, जिसकी वो पुष्टि भी करती है कि हाँ, कल रात वो मेरे साथ था, मेरी रील बना रहा था। पुलिस वाले कहते हैं, हम वेश्याओं की बात नहीं सुनते और कोर्ट में उनकी गवाही भी नहीं चलती, जबकि वो बेचारी वेश्या थी भी नहीं। आगे 2-4 दिन बाद हम देखते हैं हेनरी को हवाई जेल में बंद कर रखा है, जिससे गर्लफ्रेंड मिलने आती है और कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती, उन भीड़ के लिंडों ने तुझे आजीवन कारावास दिया है, पर तू टेंशन मत ले, मैं अपील करूंगी। हेनरी पूछता है, बेबी किस चीज की अपील करेगी तू? मुझे फंसाया गया है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब बिके हुए हैं, तो अपील करने का कोई फायदा ही नहीं। इसीलिए मुझे अब बस जेल से भागने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि मैं अपना पूरा जीवन जेल में नहीं काटना चाहता। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, जो पीछे से हथकंडा लगा के गर्लफ्रेंड को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है कि मिलने का वक्त पूरा हो गया। पड़ोसी जेल में एक बंदा जिसका नाम सिगरेट कुमार है, उसकी बातें सुन रहा था, तो कहता है, क्या तेरे पास पैसे हैं? अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आगे जितने भी कैदी थे, सभी को उनके शरीर की जांच करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसमें निरीक्षणकारी जब एक देगा नाम के बंदे की जांच कर रहे थे, तब सिगरेट कुमार हेनरी को बताता है कि देगा बहुत अमीर आदमी है, उसे यहाँ फर्जी गवर्नमेंट बॉन्ड बनाने के जुर्म में लाया गया है, जो ज्यादा दिनों तक जेल में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने पिछवाड़े में बहुत सारे पैसे छिपा रखे हैं, जिनको हर कोई लेना चाहेगा। जिसके बाद बारी आती है हेनरी की, जिसके शरीर का नाप लिया जाता है और अच्छे से जांच की जाती है कि उसका कोई अंग वगैरह खराब तो नहीं है। आगे सभी को लाइनों में खड़ा किया जाता है, जहां एक बंदा धुत्तू में बता रहा था कि तुम्हें फ्रेंच गियाना जेल भेजा जा रहा है, जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगे, क्योंकि इस देश को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें त्याग दिया है। जिसके बाद सभी को एक जहाज में चढ़ा दिया जाता है, जिस पर मौका मिलते ही हेनरी देगा से बात करने जाता है। कहता है, तू बहुत अमीर आदमी है और तेरे पिछवाड़े में बहुत पैसे हैं, जिनको छीनने के लिए हर कोई तुझ पर जानलेवा हमला करेगा, इसीलिए तू कहे तो मैं तेरा रक्षक बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पैसे चाहिए यहाँ से भागने के लिए। देगा कहता है, चल निकल बावली गींड यहाँ से, मैं तेरे प्लान में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और रही बात मेरी रक्षा करने की, तो यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं, वो अपने आप देख लेंगे। आगे गहरी रात में देगा जब गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके पड़ोस वाले कैदी को कोई जान से मार देता है और उसके पिछवाड़े से सारे पैसे निकाल लेता है, जिस काम में गार्ड भी शामिल थे।
फिर जब सुबह होती है तो देगा हेनरी के पीछे पीछे घूमता है और कहता है, मैंने तेरे प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया क्योंकि मेरी वाइफ ने अपील की अर्जी डाल दी है और इस आने वाले क्रिसमस तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे जिंदा भी तो रहना होगा, इसीलिए मुझे तेरी आवश्यकता है। आगे फिर से रात गहरी हो जाती है, जिसमें जब सभी सो रहे थे तब एक विशालकाय दानव देगा पर हमला करने आता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि हेनरी उस पर टूट पड़ता है और दे घुसंड बढ़िया से कूटता है। अब इससे पहले कि वो उसे मार डालता, गार्ड वहां आ जाते हैं और उसे बांधकर सबसे अलग पटक देते हैं, जिसमें खाने के नाम पर उसे सिर्फ पानी दिया जाता है ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। जिसके बाद जहाज जल्द ही फ्रेंच गियाना पहुंच जाता है, जहां सभी कैदियों को जब उससे उतारा जा रहा था तब सिगरेट कुमार जानबूझकर ऊपर से कूद जाता है और अपने पैर में चोट लगवा लेता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहां से वो आसानी से भाग सकता था। आगे सारे कैदी जेल पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ गार्ड थे, ऊंची ऊंची दीवारें थी, कैदियों को छोटे छोटे कमरों में बंद कर रखा था और जो बाहर थे उनकी हालत भी कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रही थी, जो उन्हें वहां की ड्रेस और सर के लिए टोपी देते हैं क्योंकि कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में वही काम आएगी। वार्डन कहता है, मैं जानता हूँ तुम में से कई लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होंगे, तुम चाहो तो बेझिझक प्रयास कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं क्योंकि मुझे तुम्हें गोली मारने में बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी। और अगर तुम मेरी गोली से बच भी गए तो इस फ्रेंच गियाना जेल के एक तरफ तो जंगल है जहाँ तुम भूख से मर जाओगे और दूसरी तरफ समुद्र है जहाँ बड़ी बड़ी शार्क है जो हमेशा भूखी रहती है, तुम्हें जिंदा खा जाएंगी। और अगर मान के चलो तुम भागते वक्त जिंदा पकड़े गए तो तुम्हें 2 साल की एकांत वाली सजा दी जाएगी, मतलब कि 2 साल तुम्हें अकेले ही काटने पड़ेंगे बिना किसी साथी के, बिना किसी से बात किए। और अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की और फिर से जिंदा पकड़े गए तो तुम्हें 5 साल एकांत में काटने पड़ेंगे और फिर तुम्हें डेविल्स आइलैंड पर भेज दिया जाएगा जहाँ तुम तब तक रहोगे जब तक मर नहीं जाते। यदि तुमने यहाँ किसी का कत्ल किया तो तुम्हें भी कत्ल की सजा दी जाएगी, मतलब कि जान के बदले जान। जिसके बाद सभी को उनके हॉल में भेज दिया जाता है, जहाँ एक पुराना कैदी जो सबका लीडर नजर आ रहा था उसे वो 1000 फ्रैंक देते हैं ताकि उन दोनों को किसी आसान से काम पर लगाया जाए, मजदूरी वाले काम पर नहीं, और दोनों को एक साथ ही रखा जाए। आगे रात में जब सभी कैदी सोते हैं तो उनके पैरों को बांधा जाता है ताकि कोई भागने की कोशिश ना करे। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो चारों तरफ गोलियां चल रही थी, सायरन की आवाज आ रही थी क्योंकि किसी ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की थी जो पक्का सिगरेट कुमार ही था। फिर जब कैदियों को अलग अलग काम के लिए चुना जा रहा था तब हेनरी और देगा को हॉस्पिटल के काम के लिए चुना जाता है क्योंकि उनकी घुस सही आदमी तक पहुंच गई थी। लेकिन जब दोनों अपना पिछवाड़ा भींचकर चुपचाप वहां से जा ही रहे थे कि तभी एक गार्ड देगा को पहचान लेता है। कहता है, गांडू तू मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जानता हूँ क्योंकि तूने मेरे जीजा को नकली डिफेंस बॉन्ड बेचा था जिसकी वजह से उसको जेल हुई थी, इसीलिए तू हॉस्पिटल के काम के लिए नहीं बेटा मजदूरी के लिए जाएगा। जिसके साथ साथ हेनरी को भी मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ ट्रेन की लाइनें बिछाई जा रही थी जिसमें उन्हें लट्ठे उठाने थे, पत्थर उठाने थे, कीले गाड़ने थे वगैरह वगैरह। फिर शाम के वक्त जब दोनों एक जगह बैठे होते हैं तब देगा कॉपी पर अपनी वाइफ की ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर हेनरी इतनी कड़वी बात बोलता है कि उसका साला विश्वास ही डगमगा जाता है। पूछता है, तेरी वाइफ यहाँ होती और तू बाहर होता तो उसको यहाँ से निकालने के लिए कितनी कीमत चुकाता? देगा कहता है, मैं अपना सब कुछ लुटा देता जो भी मेरे पास है। हेनरी पूछता है, तो वो बता वो कितनी कीमत चुकाएगी तेरे लिए? जो बात साली उसके दिल पर टक्कर मारती है, उसे सोचने पर मजबूर कर देती है, तो वो अपनी ड्राइंग से उसका चेहरा ही मिटा देता है। अगले दिन जब दोनों पत्थर भरकर ट्रॉली को धक्का मार रहे थे तब देगा हेनरी को बताता है कि भाई मुझे दस्त लग गए। वो पूछता है, तो साले मैं क्या तुझे जमाल घोटा बना के दूं? लग गए तो लग गए। देगा कहता है, बे भड़वे तू समझ नहीं रहा, मेरी टट्टी के साथ साथ पैसों का बंडल भी निकल गया। जो सुनते ही हेनरी फटाफट पैसे ढूंढने लगता है कि साला कहाँ गिर गए, और थोड़ा बहुत ढूंढने पर ही उसे वो डबिया मिल जाती है जिसके अंदर पैसे छुपाकर अंदर गुल्लक में डाले जाते हैं। फिर जब दोपहर के खाने के तौर पर उन्हें सूखी ब्रेड परोसी जाती है तब देगा देखता है साला बगल वाला कैदी निकल लिया, जिस पर वो जब चिल्ला चिल्लाकर गार्ड को बुलाने लगता है तब दूसरा कैदी जिसका नाम मनोज मतलबी है कहता है, भीषड़ी के चिल्ला चिल्लाकर सबको स्कीम बता दे, और मरे हुए कैदी की ब्रेड उठाकर आपस तीनों में आधी आधी बांट लेता है। जिसके बाद सभी फिर से मजदूरी करने में लग जाते हैं, धक्का पेली करने में लग जाते हैं, जहां उन्हें आज काफी टाइम बाद लड़कियां देखने को मिलती है जिनका ट्रक कीचड़ में खराब हो गया था। ट्रक का ड्राइवर सिपाही से मदद मांगता है जिसके बदले में वो उन्हें लड़कियां सप्लाई करेगा। सिपाही कहता है, ठीक है करो सबको लोड इस ट्रोले में। जिसको जब हेनरी धक्का मार रहा था तब वो ड्राइवर से बात करता है, कहता है, मैं तुझे 4000 फ्रैंक दूंगा जिसके बदले में मुझे एक बोट चाहिए ताकि मैं यहाँ से भाग पाऊं। ड्राइवर कहता है, मेरी बोट नदी के दूसरी तरफ है, मैं 3 दिनों तक यहाँ हूँ, तू टाइम से आ गया तो मैं तेरी मदद कर दूंगा जिसके मैं 5000 लूंगा।
आगे रात में जब सभी सो रहे थे तब देगा हेनरी से कहता है, देख भाई मुझे लगता है मेरा केस लंबा चलने वाला है और जब तक मेरी रिहाई की तारीख आएगी तब तक मैं शायद मर जाऊंगा, इसीलिए मैं भी तेरे साथ भागूंगा। वो कहता है, लवड़े हमारी ये डील नहीं हुई थी। अगले दिन सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है जहाँ वार्डन सबको बताता है जिस कैदी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी उसने 2 गार्ड पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक गार्ड की आज सुबह जान जा चुकी है और मैंने तो पहले ही कहा था जान के बदले जान। जो कैदी और कोई नहीं अपना सिगरेट कुमार था, जिसे देखकर हेनरी तो हक्का बक्का रह जाता है, जिसका फटाफट बिना देरी किए सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम मिलता है हेनरी और देगा को, जो उसको दफनाने जंगल में ले जाते हैं जहाँ खून देखकर देगा की हालत पतली हो जाती है तो वो वहीं बैठ जाता है। गार्ड कहता है, उठ भाड़ चोर दफना इसको, लेकिन जब वो उसकी एक नहीं सुनता तो गार्ड उसे कोड़े से मारने लगता है। जो हेनरी से देखा नहीं जाता तो वो एक पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारता है और इससे पहले कि बाकी के गार्ड उसे पकड़ के पेलते वो वहाँ से भाग निकलता है और जैसे तैसे करके उस ड्राइवर तक पहुँच जाता है जो वहाँ से निकलने से पहले मांगता है। हेनरी कहता है, अभी तो नहीं है मेरे पास, पर पेरिस में मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जो सुनकर ड्राइवर हंसने लगता है, कहता है, तुझे क्या लगता है बावलीगिंड, मुझे तेरा पैसा चाहिए? ना, तुझसे ज्यादा पैसे तो मुझे वार्डन ने दिए हैं तुझे पकड़वाने के। तभी गार्ड वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जहां से उसे वापस जेल में ले जाया जाता है। वार्डन कहता है, तेरी किस्मत अच्छी है जो वो गार्ड बच गया जिस पर तूने हमला किया था, वरना तुझे मौत की सजा होती। चल अब तुझे 2 साल एकांत में बिताने हैं और उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ साला इतना सन्नाटा था कि वो खाने को दौड़ता था और खाने से याद आया, खाने के नाम पर उसे पानी में 4 दाल के दाने उबाल कर दिए जाते थे। फिर एक दिन उसे पीने के लिए साफ पानी मिलता है और पानी में नारियल भी मिलता है, साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था अब से तुझे रोज नारियल मिलेगा, जिससे वो समझ जाता है कि ये देगा ने उसके लिए किया है और बहुत खुश होकर उस नारियल को खाता है। आगे समय बीतता है जिसमें उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वो उछल कूद करता है, भागा दौड़ी करता है, कसरत वगैरह करता है ताकि उसका शरीर एक्टिव रहे। पर कब तक, 2 साल कोई कम समय नहीं होता। जिसमें एक दिन जब उसके खाने के लिए साफ पानी और नारियल आता है तब गार्ड उस आदमी को पकड़ लेता है जो उस तक नारियल पहुंचाया करता था, जिसको गार्ड इतना मारता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जिस बात से वो बेचारा उदास हो जाता है कि बस नारियल उस तक पहुंचाने की वजह से वो आदमी मारा गया, ऊपर से उसे अब नारियल भी नहीं मिलेंगे। एक दिन उससे पूछताछ करने वार्डन आता है, पूछता है, ये बता भिचड़ी वाले तेरे लिए नारियल कौन भिजवाता था? अब हेनरी चूतिया तो था नहीं जो अपने दोस्त देगा का नाम बता देता, इसीलिए वो गूंगे की तरह सन्न खड़ा रहता है। जिस पर गुस्से में वार्डन वहां से जाता जाता आदेश दे जाता है कि साले का राशन आधा कर दो, मतलब कि 4 पानी में उबले हुए दानों में से अब उसे 2 दाल के दाने ही मिलेंगे। जिससे होता यह है कि बेचारे की कांच सूख जाती है, बेचारा कुपोषण का शिकार हो जाता है, मांस हड्डियों के चिपक जाता है, दिमाग को खर्च करने के लिए पूरी पावर नहीं मिलती तो वो उसे पागल बनाने लगता है। जिसमें हेनरी खुद को मारने की भी कोशिश करता है पर उससे नहीं होता। एक दिन अचानक से दरवाजा खुलता है और उसे बताया जाता है, भड़वे तेरे 2 साल पूरे हो चुके हैं, जहां से उसे हॉस्पिटल के एक वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि अकेलेपन ने उसके दिमाग की कहकर जो मार ली थी। देगा उससे मिलने आता है, कहता है, भाई मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाया, और हाँ तू बिल्कुल सही था, मेरी वाइफ साली धोखेबाज निकली, उसने मेरे वकील के साथ ही चक्कर चलाया और उससे शादी कर ली, साथ में मुझे जेल से निकलवाने के लिए उसने एक पैसा तक खर्च नहीं किया। तभी अचानक से हेनरी कहता है, भीसड़ी के एक दिन हम यहाँ से जरूर भागेंगे। जो सुनकर देगा खुश हो जाता है कि साले का दिमाग अभी भी टकाटक है। बताता है, कुछ दिनों बाद जेल के सभी बड़े बड़े ऑफिसरों को मूवी दिखाई जाएगी जिसकी आड़ में हम यहाँ से भाग सकते हैं, पर पहले के माफिक ही हमें अभी भी बोट चाहिए। हेनरी कहता है, तू जाकर मनोज मतलबी से बात कर क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो बोट का इंतजाम कर सकता है, जो वही आदमी है जिसने मरे हुए आदमी की ब्रेड चुराई थी और तीनों में आधी आधी बांटी थी। तभी अचानक से हेनरी पागल होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो, जिस पर कुछ कर्मचारी आकर उसके मुंह में नींद की गोली ठूस देते हैं, जिसको बाद में वो मुंह से निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर रात में वो देखता है हॉस्पिटल स्टाफ का एक आदमी रस के कमर नाम के कैदी पर अपना हाथ साफ करना चाहता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने नहीं देता। जिसके वहां से जाने के बाद हेनरी उससे मिलने जाता है तो रस के कमर डर जाता है कि साला आज कोई ना कोई मेरी गुल्लक फोड़ के ही मानेगा। वो कहता है, भाई मैं तेरी लेने नहीं आया, मैं तो तेरा साथ मांगने आया हूँ, जिसमें तुझे उस बंदे को अपने हुस्न के जाल में फंसाना होगा, वो भी उस दिन जिस दिन जेल में मूवी दिखाई जाएगी। बदले में तू हमारे साथ जेल से भाग सकता है। रस के कमर कहता है, ठीक है हो जाएगा। आगे चारों मिलकर
अपने प्लान को फाइनल करते हैं कि किसको क्या क्या करना होगा, कब कब करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। हेनरी देगा को माचिस की डब्बी देता है जिसके अंदर नींद की गोलियां थी जो वो कभी भी नहीं सटकता था। आगे मूवी वाली रात आ जाती है जिसमें सभी साइलेंट वर्जन वाली सबसे पुरानी किंग कॉन्ग देख रहे थे, जिनको देगा ड्रिंक सर्व करता है और एक देसी शराब उड़ा लाता है जिसमें वो नींद की दवाई मिलाकर हॉस्पिटल के नीचे बैठे वाले गार्ड को पिला देता है, ये बोलकर कि ये ठर्रा वार्डन ने आपके लिए भेजा है। ऊपर वही स्टाफ वाला आदमी रस के कमर को बाथरूम में ले जाता है और उसे अपने गन्ने का रस पिलाता है, जिस पर हेनरी और मनोज मतलबी पीछे से हमला करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब रस के कमर जिसने मजबूरी में उसका गन्ना चूसा था उसे जोर जोर से लात पिलाने लगता है, जिसकी आवाज नीचे चली जाती है तो एक गार्ड ऊपर सब कुछ ठीक है या नहीं चेक करने आता है, परंतु तब तक नींद की गोली अपना असर दिखा चुकी थी, इसीलिए वो लंबा लौट जाता है। फिर तीनों ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे बैठे दोनों गार्ड को मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी बारिश होने लगती है जिसकी वजह से लाइट चली जाती है। देगा भीगता हुआ चाबियों का गुच्छा लेकर उनके पास आता है और चारों अंधेरे का फायदा उठाकर जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं, जहां से सभी बाहर की तरफ आराम से कूद जाते हैं। पर जब देगा की बारी आती है तब हरामखोर लाइट वापस आ जाती है, जिस दीवार से फटाफट हड़बड़ाहट में कूदकर वो अपना पैर तुड़वा लेता है, जो देखकर मनोज मतलबी हेनरी से कहता है ये अब बेकार हो चुका है, वो हमारे किसी काम का नहीं, उसकी वजह से हमारी रफ्तार कम होगी और हम पकड़े जाएंगे। हेनरी कहता है भीड़ के लिमंड भाड़ में जा तू, मैं देगा को यहाँ किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, साले भाई है वो मेरा। और रस के कमर के साथ उसे उठाकर चारों नाव की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचते हैं कुछ लोग उन्हें अपनी बंदूक की नोक पर घेर लेते हैं। पर डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये वही लोग थे जिनसे मनोज मतलबी ने पैसों के बदले नाव की डील की थी। जिसके बाद चारों अपनी चिरकुट सी बोट लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। अब बोट छोटी होने के साथ साथ घटिया भी थी, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक छेद हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था, जो उन्हें बार बार बाल्टियों से बाहर फेंकना पड़ रहा था। मनोज मतलबी हेनरी से कहता है ये बोट हम चारों का वजन नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए हमें वजन कम करने की जरूरत है। हेनरी कहता है नहीं, मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा, किसी को भी मरने का हक नहीं है। फिर जब वो 2 मिनट आराम से सांस लेते हैं तब देखते हैं सामने से एक बड़ा तूफान आ रहा है, जिसे देखकर मनोज मतलबी दोबारा कहता है तू चूतिया हो लिया क्या, हमें देगा को पानी में फेंकना ही पड़ेगा वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। और अपना चाकू निकालकर जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रस के कमर उस पर टूट पड़ता है, जिसको मनोज मतलबी एक ही थप्पड़ में पानी में दे मारता है। फिर हेनरी भी मतलबी से भिड़ पड़ता है, जिसको मनोज पटक पटक के मारता है। और जब उसका काम तमाम करने ही वाला था तभी देगा उसका चाकू उठाता है और उसके शरीर में इतनी बार घोंपता है जब तक कि वो आटा छानने वाली छालनी नहीं बन जाता, जिसके बाद दोनों मिलकर उसे पानी में फेंक देते हैं। अब एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी सर पर खड़ी थी, जिसमें उन्हें किसी भी तरह से तूफान से लड़ना था, तूफान से बचना था, उसका सामना करना था। सीन कट होता है और हेनरी की डरते हुए आंख खुलती है, जो अपने आप को समुद्र के किनारे कुछ आदिवासी लोगों के बीच पाता है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। हेनरी वहाँ का मुआयना करने जैसे ही बाहर निकलता है उसे एक नन मिलती है, और मेरे समझ में नहीं आता ये लोग हर जगह अपना प्रचार करने पहुंच जाते हैं क्या। अरे भाई वो आदिवासी लोग हैं, उन्हें क्या जरूरत तुम्हारे ईश्वर की। पर नहीं, माइंड वॉश भी तो करना है, चारों तरफ अपने धर्म का ढोल भी तो बजाना है। खैर वो कहती है तू इस वक्त कोलंबिया में है, यहाँ पर सभी को पता है तुम कहाँ से आए हो। हेनरी पूछता है मेरे साथी कहाँ हैं। वो बताती है आराम कर रहे हैं, और मुद्दे की बात पर आते हुए कहती है ईश्वर ने तुम्हें नई जिंदगी दी है ताकि तुम प्रायश्चित कर सको, ईश्वर की सेवा कर सको, अपने गुनाहों की माफी मांग सको। अब हेनरी जो 1.5 शाना था अच्छे से जानता था कि ये लोग आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, नेटवर्क मार्केटिंग वालों की तरह हाथ मुंह धोकर पीछे ही पड़ जाते हैं। इसीलिए वो कहता है ठीक है, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। जो बोलकर वो अपने दोस्त देगा से मिलने जाता है, जिसके टूटे हुए पैर में लकड़ी बांध दी गई थी ताकि वो सीधा रहे। हेनरी कहता है भाई हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग जानते हैं हम कहाँ से आए हैं। देगा कहता है हमारा सौदा पूरा हुआ, अब तू भी आजाद है, मैं भी आजाद हूँ, इसीलिए तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, मैं यहीं रहूंगा। जो सुनकर हेनरी वहाँ से निकल लेता है और रस के कमर से मिलता है, जो बहुत खुश नजर आ रहा था। कहता है भाई ये गजब की जगह है, यहाँ लड़कियां मेरी गोरी चमड़ी पर फिदा हो चुकी है, मैं तो यहीं रहूंगा। हेनरी कहता है इंजॉय कर मेरे भाई। जो बोलकर वो पहाड़ी के ऊपर की तरफ चलने लगता है, जहाँ उसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो वो रुक जाता है और पाता है ये तो पुलिस की कार है जो उन्हें पकड़ने आए हैं। जिस बात से उसकी भयंकर वाली फट जाती है तो वो भागकर वापस जाता है और अपने दोस्त देगा को जबरदस्ती उठाकर जैसे ही वहाँ से निकलता है, रस के कमर को देखता है जो उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था, जिसे पुलिस वाले पीछे से ही पेल देते हैं।
और इन दोनों को अपने जूतों और अपनी बंदूक की नोक पर फिर से पकड़ लेते हैं, जिनसे नन इतराते हुए कहती है, अगर तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित ही करना है तो जेल में करो ना, यहाँ क्यों कर रहे हो। दरअसल दोस्तों इसी ने पुलिस वालों को उनकी खबर दी थी, इसी ने उनको बुलाया था। देगा कहता है, भाई तू मेरे लिए वापस आया, दिल छू लिया यार तूने। आगे सीन कट होता है और हम देखते हैं हेनरी की 5 साल की सजा पूरी हो चुकी है, जिसमें उसको काल कोठरी से निकाला जाता है। वार्डन कहता है, मैं तुझे खुद यहाँ आकर देखना चाहता था, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल की एकांत वाली सजा से सोलेटरी से बच पाते हैं। जिसके बाद उसे डेविल आइलैंड भिजवा दिया जाता है, क्योंकि वार्डन ने कई साल पहले ही इस सजा की घोषणा कर दी थी कि दोबारा भागने पर 5 साल का एकांत मिलेगा और पूरा जीवन डेविल आइलैंड पर काटना पड़ेगा, जिस आइलैंड पर ज्यादातर पागल लोग भरे पड़े थे जो अब जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ से जिंदा भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब ऐसा नहीं था कि वहाँ चारों तरफ गार्ड ही गार्ड थे, नहीं, वहाँ एक भी गार्ड नहीं था। वो बस सुबह शाम उनके लिए कच्चा खाना लेकर आते थे जो उन्हें खुद ही पकाना पड़ता था, और जो नहीं पका सकते थे वो बेशक से मर जाओ, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेनरी वहाँ देगा से भी मिलता है जो पिछले 5 सालों से यहाँ सजा काट रहा था, क्योंकि वार्डन ने उसको काल कोठरी वाली सजा देने के बजाय सीधा यहाँ भेज दिया था। देगा हेनरी को अपनी ड्राइंग दिखाता है जो उसने जले हुए कोयलों से, पेड़ पौधों के रंगों से पिछले 5 सालों में बनाई थी, ताकि उसका दिमाग सही तरीके से काम करता रहे, क्योंकि यहाँ लोग जल्दी ही पागल हो जाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। और हेनरी को ऊपर टापू पर घुमाने ले जाता है जहाँ सामने पड़ा था अथक समुद्र। कहता है, देख भाई, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, अगर तू ऊपर से कूदा तो नीचे गिरने से मर जाएगा, और चल अगर तू बच भी गया तो समुद्र तेरी जान ले लेगा, क्योंकि नीचे तेरा फूफा कोई नाव छोड़कर नहीं गया। अब हेनरी जो काफी देर से लहरों को ऑब्जर्व कर रहा था कहता है, चूतियो तुम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की, वरना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तुरंत वहाँ पड़ा हुआ एक सूखा नारियल उठाकर पानी में फेंकता है। कहता है, देख गिंडू, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समुद्र की लहरें पहाड़ से टकराकर उस नारियल को खुद ही यहाँ से दूर ले जा रही है, हमें चप्पू चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बड़े आराम से ब्रेड पे लगे मक्खन की तरह यहाँ से रिपट लेंगे। जिसके बाद दोनों पूरे टापू पर जितने भी सूखे नारियल पड़े थे सबको उठा लाते हैं और उन्हें बोरों में भरकर रस्सी से टाइट बांधकर पानी में फेंक देते हैं। लेकिन जब नीचे कूदने की बारी आती है तब देगा कहता है, मेरे भाई मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ, मैंने अब यहाँ जीना सीख लिया है, यही अब मेरा घर है, जितना तेरे लिए यहाँ से जाना जरूरी है उतना मेरे लिए यहाँ रुकना जरूरी है। जो सुनकर हेनरी की आंखें भर आती है तो वो उसे कसकर गले लगा लेता है, जिसके बाद वो फुल तेजी से भागकर ऊपर से कूद जाता है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, जिस ऊंचाई से जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था, वरना तो हर कोई वहां से भाग जाता। देगा अपना कान समुद्र की तरफ करके सुनने की कोशिश करता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है या नहीं। तभी उसका नाम पुकारा जाता है जो सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। नीचे से हेनरी उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि साले धोखेबाज, आया क्यों नहीं तू मेरे साथ। देगा चिल्ला चिल्ला कर उसके लिए अपनी खुशी जाहिर करता है और हेनरी भी नीचे पड़ा पड़ा खुशी से चिल्ला रहा था। जो आखिरी बार था जब दोनों ने एक दूसरे को देखा था, बातें की थी, हाथ मिलाया था, एक दूसरे को गले से लगाया था। धीरे धीरे करके समुद्र की लहरें हेनरी पापियोन को उस टापू से दूर बहा ले जाती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो बूढ़ा हो चुका है और प्लेन से सफर करके एक बुक पब्लिशर से मिलने जा रहा है, जिसको वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है और उससे जुड़े हुए सबूत भी दिखाता है। कहता है, ये बस मेरी कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो बेगुनाह होने के बावजूद सलाखों के पीछे हैं, इसीलिए ये बुक पब्लिश जरूर होनी चाहिए। आखिर में हमें बताया जाता है कि फ्रेंच गियाना जेल में 80,000 से ज्यादा कैदियों को भेजा गया था जो कभी लौटकर फ्रांस वापस नहीं आए, मतलब कि सबके सब जेल में ही मर गए। आगे हेनरी की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की जाती है जो 21 हफ्तों के लिए फ्रांस की बेस्ट सेलर बुक थी, जिसकी अब तक 13 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है, वो भी 30 अलग अलग भाषाओं में। 1970 में फ्रांस के न्याय मंत्री ने एक आदेश जारी किया जिसमें हेनरी को फ्रांस में आने की इजाजत दे दी गई थी, बोले तो उसे बेगुनाह घोषित कर दिया गया था।